नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की समुद्री क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, समुद्री कानून पे संयुक्त राष्ट्र संधि। ये संधि क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके अंतर्गत कितने देश शामिल हैं और इस संधि के तहत क्या क्या बातें की गई है, क्या क्या नियम बनाए गए हैं, उन सभी नियमों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहूंगा कि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे समुद्री कानून पे संयुक्त राष्ट्र संधि का। मैं जो भी बात बोलूं वो बात आप लोग नोट करेंगे, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो प्रश्न उठता है कि समुद्री कानून पे संयुक्त राष्ट्र संधि आखिर है क्या। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे समुद्री कानून पे, तो आप लिखना शुरू करें। समुद्री कानून पे संयुक्त राष्ट्र संधि एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय समझौता है। एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो कि विश्व के सागरों एवं महासागरों पर पे विभिन्न देशों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है। अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है। तो सीधा सीधी एक बात तो स्पष्ट हो गया कि समुद्री कानून पे संयुक्त राष्ट्र संधि सागरों एवं महासागरों पे बनाया गया एक नियम है जो यह बताता है कि विश्व के किस देश का अधिकार कहां तक है, विश्व के किस देश का दायित्व समुद्र में कहां तक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। आगे हम लोग जानते हैं कि इस कानून को बनने में, इस संधि के बनने में कितना वक्त लगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस संधि के बनने में लगभग 10 वर्षों का समय लगा। 1973 से यह संधि पे काम होना शुरू हुआ और यह जाके 1982 में पूरा हुआ। संधि को अस्तित्व में आने के लिए एक शर्त यह भी रखा गया कि जब तक इसमें 60 देश शामिल नहीं हो जाते हैं तो यह संधि अपने अस्तित्व में नहीं आएगा। तो इस प्रकार संधि के तैयार होने के लगभग 12 वर्ष के बाद जब गुयाना 60वां देश बना, तब से यह संधि अपने अस्तित्व में आया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में लगभग 161 सदस्य इस संधि के अंतर्गत हस्ताक्षर कर चुके हैं। आपने कुछ ही दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा होगा, न्यूज में काफी चर्चा में था कि अमेरिका ने भारत की समुद्री सीमाओं का उल्लंघन किया बिना किसी सूचना के। वह भारत की समुद्री सीमा में घुस गया था। उसके कुछ नौसैनिक पोत जो थे वो भारत के समुद्री सीमा में घुस गया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो संधि है समुद्री कानून पे संयुक्त राष्ट्र संधि, इस संधि का अमेरिका सदस्य नहीं है और वो हर साल ऐसा इसलिए करता है, वो हर साल विश्व के कई देशों के समुद्री सीमाओं का उल्लंघन करता है, यह बताने के लिए कि वह यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी जैसे किसी भी संधि को नहीं मानता है। तो आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के सदस्य नहीं है। तो आपका एक महत्वपूर्ण आंसर होगा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अंक्लोज के बारे में। इसे शॉर्ट फॉर्म में अंक्लोज भी कहा जाता है। आज हम लोग अंक्लोज के बारे में बात करेंगे। तो आप ऐसे पॉइंट में लिख सकते हैं कि अंक्लोज विश्व के विभिन्न देशों के 3 तरह के समुद्री सीमाओं का निर्धारण करता है। विश्व के विभिन्न देशों को 3 तरह के समुद्री सीमाओं का निर्धारण करता है। आपको मैं एक बात बता दूं कि समुद्री सीमाएं हमेशा आधार रेखा से ली जाती है। तो यहां पे प्रश्न उठता है कि आधार रेखा क्या है। आप देख रहे हैं, अगर आपको स्पष्ट नजर आ रहा है तो मान के चलते हैं कि यह एक भारत का दक्षिणी भाग है और भारत के दक्षिणी भाग में भारत की जो सीमा रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी है। तो इन सीमा रेखाओं को मिलाने के लिए एक सीधी रेखा खींची जाती है, उसे ही आधार रेखा कहते हैं। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। लिखिए, आधार रेखा क्या है, डैश देके लिखे। टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा कहते हैं।
टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह भारत का दक्षिणी तट है, पश्चिमी तट है, और पश्चिमी तट जो है वो काफी टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये टेढ़े मेढ़े तटों में, तटों के अंदर कुछ दूर तक समुद्रों का जल घुसे रहते हैं। इन समुद्री जल को आंतरिक जल क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए कि ये तट है और तट का एक कटा भाग है, इसमें समुद्र का जल प्रवेश कर गया है, तो इसे क्या कहेंगे? आंतरिक जल क्षेत्र। आंतरिक जल क्षेत्र। हम लोग बात कर रहे हैं समुद्री कानून पे संयुक्त राष्ट्र संधि की। इस संधि के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों को 3 तरह के समुद्री सीमाओं का निर्धारण किया गया है। तो भारत के पास भी अपनी एक तटीय रेखा है, तो यानी कि भारत के लिए भी 3 तरह के समुद्री रेखाओं का निर्धारण किया गया है। और पहला जो समुद्री रेखा है या पहला जो क्षेत्र है उसका नाम आप लिख सकते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा। देखिए इसमें लिखेंगे आप लोग, प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होती है। प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील। कितना? 12 नॉटिकल मील। ठीक है, 12 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, जैसे कि हम लोग स्थल पे दूरी को मील में मापते हैं, उसी तरह समुद्रों में दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। और 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, यानी लगभग 1800 मीटर। ठीक है, हमें पहली सीमा की बात की, प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा आधार तल से 12 नॉटिकल मील तक की सीमा को माना गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी तट की जो सीमा रेखा है वो आधार रेखा से मापी जाती है, और आधार रेखा तटों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। क्लियर है? तो अंकलोस के अंतर्गत जो प्रदान किया गया है सीमा रेखा, उसमें पहली सीमा रेखा की हमने बात की, प्रादेशिक सीमा रेखा। देखिए, प्रादेशिक सीमा रेखा किसी भी राष्ट्र के लिए एक काफी भी महत्वपूर्ण सीमा रेखा है, जिसमें उस राष्ट्र के संपूर्ण अधिकार होते हैं। अगर भारत की प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील तक है, तो भारत 12 नॉटिकल मील तक कुछ भी कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है, इसमें कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरा जो सीमा निर्धारण किया गया है उसका नाम है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, इसे हम लोग अवच्छिन्न मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवच्छिन्न मंडल। लिखिए, यह आधार रेखा से मान लेते हैं ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है और इसकी मिलाने वाली रेखा आधार रेखा है। आप लिखेंगे इसमें, यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक होती है। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक होती है। अगला पॉइंट लिखिए, संलग्न क्षेत्र को अवच्छिन्न मंडल भी कहते हैं। अविच्छिन्न मंडल। आप लोग लिखेंगे, अविच्छिन्न मंडल के अंतर्गत भारत को 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। अविच्छिन्न मंडल के अंतर्गत भारत को 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। वो पहला अधिकार में लिखिए, सीमा शुल्क वसूली करने का अधिकार। सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार। देखिए, ये जो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र है, इसमें अगर मान ले किसी भी देश का, किसी भी अन्य देश का कोई भी जहाज, समुद्री जहाज या फिर किसी भी तरह का आवागमन होता है, तो भारत इस क्षेत्र से सीमा शुल्क वसूल सकता है। भारत ही नहीं, जिन देशों के पास अपनी समुद्री सीमाएं हैं वो इस क्षेत्र के अंतर्गत सीमा शुल्क वसूल सकते हैं।
दूसरा लिखें, दूसरा है आपका साफ सफाई करने का अधिकार। भारत अगर चाहे तो इस क्षेत्र को साफ सुथरा भी रख सकता है, उसे साफ करने का अधिकार है। और तीसरा, हर प्रकार की वित्तीय अधिकार है। भारत किसी भी प्रकार की वित्तीय अधिकार यहाँ पे प्राप्त किए हुए हैं। वित्तीय अधिकार यानी कि फाइनेंशियल जो राइट है वो भारत को यहाँ पे प्राप्त है। तो हम लोगों ने अंक्लोज के अंतर्गत दूसरे सीमा क्षेत्र को देखा जिसे हम लोगों ने संलग्न क्षेत्र कहा। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत भी आप लोग लिखेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र लिखिए, सॉरी यहां पे अनन्य गलती लिख दिया मैंने, अनन्य आर्थिक क्षेत्र लिखे आप लोग। इसके अंतर्गत भी भारत को 3 तरह की समुद्री सीमाओं का, 3 तरह के अधिकारों का निर्धारण किया गया है। इसके अंतर्गत भी भारत के लिए 3 तरह के अधिकारों का निर्धारण किया गया है। पहला आप लोग लिखेंगे, पहला है नए द्वीपों के निर्माण करने का अधिकार। भारत अगर चाहे तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में नए नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। लिख सकते हैं नए द्वीपों का निर्माण। दूसरा लिखिए वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार। वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार। और तीसरा है आपका समुद्री संसाधनों के दोहन का अधिकार। तीसरा यहां पे लिख देते हैं समुद्री संसाधनों का दोहन। तो भारत के पास अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भी 3 तरह के महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। नए द्वीप का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है और समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अंक्लोज के अंतर्गत किसी भी देश को 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। वो 3 तरह के सीमा रेखाओं का निर्धारण किया गया है। आप उसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि कैसे कोई भी देश अपने सीमाओं का निर्धारण करता है। दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।